आज हमारे मेहमान हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल मेहता। अनिल जी, आपका स्वागत करते हैं। अनिल जी, उदयपुर का जिक्र आता है तो पानी का जिक्र आता है। झीलों की नगरी इसे कहा जाता है और झीलें या पानी ही इस शहर को ख़ास बनाते हैं। बताएं कि इस शहर के पानी की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए, ये शहर जो बना उसके साथ ही उदयपुर के पानी का इतिहास शुरू होता है। तो न सिर्फ उस ज़माने से लेकर आज तक न सिर्फ यहाँ की जितनी भी जल आवश्यकताएँ, पहले के ज़माने में हम हमारी जो खास ज़िले उनसे इरिगेशन के लिए भी पानी लेते थे। तो उस दृष्टि से, पेयजल की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से और रोज़गार की दृष्टि से इन सब का जो आधार है वो उदयपुर की झीलें हैं। हम यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर झीलें नहीं हैं तो उदयपुर का अस्तित्व नहीं है। इसलिए उदयपुर अर्थात पानी, उदयपुर अर्थात झीलें। तो यहाँ के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जीवन का एक अभिन्न अंग है झीलें। इसलिए पूरे जो यहाँ के जीवन है उसकी आप झीलों के बिना कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन झीलों का जो तंत्र है वो केवल जो हमारे सामने झीलें दिखती है वही नहीं होती है। इसके किनारे पहाड़ हैं, पूरा एक जलग्रहण क्षेत्र है, कई सारी छोटी झीलें हैं, सब झीलों का आपस में संबंध है। ये सारी जो संरचनाएँ, जो सारी प्रणाली है वो मिलकर उदयपुर का एक तरह से वाटर वेब बनाती है, जल सिस्टम बनाती है। और इसी कारण से ये शहर अभी तो थोड़ी स्थिति खराब है, लेकिन भूजल की दृष्टि से भी अच्छा रहा, बाढ़ नियंत्रण की दृष्टि से भी अच्छा रहा और समृद्धि की दृष्टि से भी अच्छा रहा। तो ये उदयपुर की झीलों का एक तरह से इसकी उपयोगिता है। अनिल जी, झीलें ज़्यादातर हमारे यहाँ जो है जिन्हें हम मैन मेड लेक्स कहते हैं वो हैं, यानी एक जगह पर कहीं पर जहाँ बहाव था पानी का उसे रोका गया और झीलों का निर्माण किया गया। इसी तरह ज़्यादातर झीलें बनाई गई। ये जब जैसे भी बनी, उदय सागर या उसके बाद फतेह सागर या स्वरूप सागर, या इनके पीछे जो विज़न था, क्या पानी को इस तरह रोक कर इन झीलों का निर्माण विजनरी था? नहीं, बहुत विजनरी था। देखिए, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जिस वक्त ये झीलें बनी आज से 400-500 वर्ष पहले, तब इतनी आबादी भी नहीं थी और जल मांग भी नहीं थी। लेकिन उस ज़माने में इस पर्टिकुलर जोन में, जिसको हम कह सकते हैं उदयपुर घाटी या हम इसको कह सकते हैं बेड़ज का ऊपरी बेसिन, इसके तब उस ज़माने में इतनी बड़ी झीलें बनाना, इतने बड़े स्रोत बनाना, आज की दृष्टि से ये बड़ी नहीं है, लेकिन उस ज़माने में जब इतनी वाटर डिमांड नहीं थी तब बनाना मतलब एक बहुत बड़ा विजन था। इसको आप यूँ भी समझ सकते हैं, जैसे मैं एक झील का आपके सामने नाम लेता हूँ, जयसमंद झील, जिसको हम 9 नदी और नैनो नालों की झील कहते हैं। वो पिछोला और फतेह सागर आप दोनों मिला लें तो इनसे भी लगभग 20 गुना बड़ी झील है। और अगर आप उसकी क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे तो 15,000 MCFT की झील है। इतनी आबादी तो नहीं थी, इतनी जल मांग भी नहीं थी, लेकिन वो जानते थे कि उदयपुर का जो मौसम चक्र है, यहाँ हर 10 साल की अवधि में कभी अच्छी बरसात होगी और कभी बरसात बहुत कम होगी। जब बरसात अच्छी हो तब उस पानी को हम संग्रहित कर लें, ताकि जब लीन ईयर्स हो ये पानी काम आए। तो ये जो विजन था, और ये विजन कितना हाइड्रोलॉजिकल विजन था, कितना उनको ये ज्ञान था कि हमारे यहाँ के बरसात का क्रम क्या है। एक फेज आप छोड़ दे 1997 से लेकर 2004-05 तक का, मोटे तौर पर यहाँ पे बरसात का क्रम पिछले 100 सालों में लगभग एक जैसा रहा है। अभी कुछ बदलाव है जिसको माइक्रो क्लाइमेट या ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के कारण देखते हैं कि एक मोहल्ले में बरसात है, दूसरे मोहल्ले में बरसात नहीं होगी, या फ्रीक्वेंसी में असर आ गया, या टोटल नंबर ऑफ रेनी डेज में अंतर आ गया। लेकिन मोटे तौर पे जो हम औसत बरसात कहते हैं उसका एक तरह का ग्राफ शुरू से लेकर आज तक वैसा ही है। ये उनका विजन था कि और ये तो बिल्कुल सत्य, आप सभी मानते हैं और आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि जल है तो रोजगार है, जल है तो जीवन है, जल है तो संस्कृति है। तो एक बहुत बड़ा विजन, एक वैज्ञानिक विजन, एक सांस्कृतिक इतना बड़ा दूरगामी दृष्टिकोण, उसके तहत ये झीलें बनी। और इसलिए आप देखिए, इतनी बड़ी आबादी बढ़ने के बाद भी, इतना शहरीकरण होने के बाद भी, यही झीलें हमारे लिए आज भी जो जीवन का आधार बनी हुई है, पेयजल उपलब्ध कराती है, और सबसे बड़ी बात, पर्यटन के माध्यम से इतने सारे लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो एक बहुत बड़ा विजन, जिसको मैं बार बार कहता हूँ, सांस्कृतिक विजन भी है, साइंटिफिक विजन भी है, कल्चरल विजन भी है। ये हमारे शासकों का था। अनिल जी, झीलों के भीतर का पानी और उसमें जो सीपेज होता है, उसके आसपास का जल तंत्र और उस पानी की गुणवत्ता, ये पानी की गुणवत्ता जो पहले थी और अब पानी की जो गुणवत्ता है, क्योंकि वो स्टोर्ड पानी है और उसमें बहुत सारा कचरा या यूँ देखा जाए दूसरी गतिविधियाँ भी होती हैं, पानी की गुणवत्ता में क्या क्या फ़र्क आए हैं और पानी की गुणवत्ता अच्छी रह सके इसके लिए क्या कुछ किया गया, क्या कुछ किया जाना चाहिए? हाँ, देखिए, एक तो जैसा मैंने आपसे कहा कि जब ये झीलें बनी और एक लंबे समय तक, आप मान सकते हैं कि 1970 से पहले तक झीलों के आसपास इतनी आबादी नहीं थी, इतना टूरिज़्म का इतना प्रेशर भी नहीं था।
हमारी जीवन शैली भी इतनी रसायन आधारित नहीं थी, तो पानी की क्वालिटी लगभग ठीक ही रहती थी। और बरसात के अंदर क्योंकि पानी की खपत कम थी तो पानी का ओवरफ्लो भी होता था। बरसात के अंदर पानी झीलों से बह के आगे जाता था, तो एक तरह से फ्लशिंग हो जाती थी। लोग कहते हैं, और मेरा खुद का भी अपना अनुभव है, कि जब आप किनारे पर जाके देखते हैं तो आपको पेंदा नजर आता था, आपको तरह तरह की मछलियाँ नजर आती थी। लेकिन जो बढ़ता प्रदूषण, बढ़ता शहरीकरण, पर्यटन का इतना सारा दबाव, इससे गुणवत्ता में बहुत फ़र्क आया है। जो गुणवत्ता में फ़र्क आया, सिर्फ जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पानी के अंदर से ऑक्सीजन कम हो गया, मछलियाँ मर जाती है पानी के अंदर। आपको पानी के अंदर जब आप देखते हैं तो उसके अंदर आपको उसकी गहराई नहीं दिखाई देती। बहुत सारी लाभदायक प्रजाति की जो मछलियाँ थी, जैसे एक महाशीर मछली होती है जिसको हम बड़े उसका सम्मान के साथ नाम लेते हैं, और बड़ी उसका बड़ा नाम है उस मछली का, जिसका होना ये बताता है कि वो पानी बहुत साफ़ है। ऐसी बहुत सारी जो मछलियाँ थी, जो स्पीसीज़ थी हमारे यहाँ पे, वो सारी स्पीसीज़ ख़त्म हो गई। कई जगह आपको पानी के अंदर बदबू आएगी, कहीं आपको गंदगी जाती हुई मिलेगी, कहीं पानी आपको काला नजर आएगा। ये सारी गुणवत्ता में फ़र्क आया। और सिर्फ मैं जब ये बात कर रहा हूँ तो सिर्फ झीलों की नहीं, झीलों से लेके जो हमारे आयड नदी और उदय सागर तक मोटे तौर पे अभी भी इस तंत्र की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे भी जो बड़ा पानी की जो गुणवत्ता में फ़र्क आया, वो ये आया है कि जो हम रसायन अपने जीवन में काम में ले रहे हैं, उनका झीलों में जाना। मोटे तौर पर आप ये समझिए जैसे प्लास्टिक या पॉलीथीन है, ये जब आप विसर्जित करते हो, अगर ये ज़मीन पर भी गिरता है या पानी में भी गिरता है, तो भले ही ये उस तरह से अपघटित नहीं होता कि हम कहते हैं कि बहुत साल लगते हैं, डिग्रेड नहीं होता, लेकिन इसका फोटो डिग्रेडेशन तो होता है। और पॉलीथीन के निर्माण में जिस तरह के केमिकल्स काम में आते हैं, पॉलीथीन को लचीला बनाने के लिए, पॉलीथीन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, जिस तरह के उसको पारदर्शी बनाने के लिए, वो सारे केमिकल कहीं कहीं लीच होते हैं। एक बहुत खतरनाक केमिकल होता है जिसको हम बोलते हैं BPA, बिस्फेनोल A। वो जब लीच होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ करता है। इसी तरह से हम बहुत सारे रसायन और भी काम में ले रहे हैं। हम जितने भी घर के अंदर शैम्पू, साबुन, कॉस्मेटिक्स काम में लेते हैं, डीओ काम में लेते हैं, इन सब के जो अंदर जो तत्व है वो एक तरह से चेहरे की क्रीम तक में होता है। हाँ, चेहरे की क्रीम तक में भी, और ये सब टॉक्सिक है। भले ही इनकी मात्रा बहुत कम हो, और फिर हम दवाएँ खाते हैं बहुत सारी, है ना, वो दवाएँ भी पानी में जाती है। ये सब जो जा रहा है पानी के अंदर, पूरे इस जल तंत्र के अंदर, पानी में एक तरह की टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहा है। हेवी मेटल्स जा रहे हैं, वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे हैं, और वही हेवी मेटल्स, वही सारा प्रदूषण फिर से फूड चेन के थ्रू भी आ रहा है। अगर इनके अंदर सब्जी उगती है तो, या कुछ फसल उगती है तो कुल मिला के जो पानी की प्रवृत्ति बदल रही है या उसके जो गुणधर्म बदल रहे हैं, वो विषैलेपन की तरह जा रहे हैं। और इसी कारण से आप देखेंगे कि जो बड़ा प्रभाव आया है इन केमिकल्स के कारण से, वो ये आया है कि बहुत सारे लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड बीमारियां हैं, जिनको हम थायराइड से संबंधित बीमारियां बोल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, पुरुषों में और महिलाओं में जो उनकी प्रजनन क्षमता है, उस पर असर आ रहा है। बहुत सारे जो कैंसर है वो हो रहे हैं। तो ये जो माइक्रोपोल्यूटेंट्स है, जिसके कारण से मैं बहुत चिंतित रहता हूँ कि जिस तरह से हमारे यहाँ अंदर पानी में बढ़े हैं, उससे बहुत ज़्यादा खतरे हुए हैं। लेकिन जो बड़ी बीमारियाँ जो दूसरी ओर मानते हैं, जो हम आम प्रचलन की भाषा में बोलते हैं कि टाइफाइड हो गया, जॉन्डिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया, ये सब किस कारण से हो रही है? पानी की गुणवत्ता खराब होने के कारण से। तो न सिर्फ झीलों के पानी की गुणवत्ता खराब हुई, न सिर्फ नदी के पानी की गुणवत्ता खराब हुई, साथ साथ जो हमारा भूजल है उसकी गुणवत्ता पे भी असर आया है। तो न तो ज़मीन का पानी ठीक रहा, न सतह का पानी ठीक नहीं रहा। लेकिन ये ऐसा भी नहीं कहेंगे कि पूरी स्थिति निराशाजनक है। लोगों में जागृति आई है, प्रशासन के स्तर पे भी थोड़ी बहुत जागृति तो है ही, तो प्रयास भी साथ साथ चल रहे हैं। लेकिन वो प्रयासों के मुकाबले जो प्रदूषण होने का जो प्रभाव है वो ज़्यादा है। इसको आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि जब कोरोना के अंदर संपूर्ण लॉकडाउन था, तब हमारे जिलों में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी, लोगों को पेंदा नजर आने लग गया, आसपास के पक्षी नजर आने लग गए। इसका मतलब ये हुआ कि हम मानवीय गतिविधियों पर नियंत्रण करें, कचरे पर नियंत्रण करें, हमारी जीवन शैली को ठीक बनाएं, झीलों के आसपास हैबिटेशन को कम करें, तो निश्चित रूप से जो झीलों की अपनी क्षमता होती है स्व सुधार की या सेल्फ रिजुनरेशन की, वो बढ़ेगी और झीलें ठीक हो जाएगी। तो आपने जो पूछा गुणवत्ता की दृष्टि से चिंता है उसके ऊपर, क्योंकि गुणवत्ता खराब है, प्रदूषण का जो प्रभाव है, इम्पैक्ट है, बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए एक बहुत बड़े जन अभियान की ज़रूरत है, जन जागृति की ज़रूरत है कि हम जिन जिलों पे हमारा जीवन है, हमारी आने वाली पीढ़ियों का इसके ऊपर जीवन निर्भर करता है, उसको हम सुधार करें। अनिल जी, कुछ समस्याएं और पैदा हुई हैं और उनमें से एक समस्या है माइनिंग की। माइनिंग हमारे यहाँ पर बहुत हो रही है, धड़ल्ले से हो रही है, वैध भी हो रही है, अवैध भी हो रही है। उसके साथ साथ उसकी स्लरी जो है वो यहाँ वहाँ डाली जा रही है, और कुछ खबरें अब ये कहती हैं कि वो स्लरी बहकर आपके इन झीलों में आती हैं। तो ये स्लरी डिपॉजिट भी करेंगी, डिपॉजिट करने से आप मान के चलिए कि झीलों का जो डेप्थ है वो भी कम होगी और उसके साथ पॉल्यूशन भी बढ़ेगा, और इसको हम ले जाएंगे कहाँ, क्योंकि ये स्थिर पानी है। बताएं कि इस समस्या का क्या सॉल्यूशन है? हाँ, तो थोड़ा सा इतिहास में जाते हैं।
जो हमारे यहाँ पहला मार्बल स्लरी का डंपिंग यार्ड बना वो चित्रकूट नगर की पहाड़ियों में बना, और वहाँ पे बेतरतीब तरीके से बिना किसी आधार के बड़ी बड़ी दीवारें पत्थर की खड़ी की गई, उसके पीछे स्लरी का डिपोजिशन किया गया। जैसे 4-5 बड़े बड़े स्लरी के तालाब वहाँ पे बन गए। ये कहाँ की दूरदर्शिता थी कि जहाँ शहर नीचे और शहर के ऊपर पहाड़ियों में आप डंपिंग करें। पहली बात तो जो ढांचे उन्होंने बनाए वो ढांचे अभी तक टूटे नहीं, ईश्वर की कृपा है, वो कभी भी टूट सकते हैं क्योंकि वो किसी वैज्ञानिक आधार पर नहीं बने, जिनके लिए उन्होंने वो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की। और पूरे उस क्षेत्र को, चित्रकूट नगर की पहाड़ियों को पूरा का पूरा मार्बल स्लरी से भर दिया गया है। उसके नीचे चले, वहाँ से पानी बहता है, वो पानी पहुँचता है रूपसागर में, रूपसागर से वो आय नदी में जाता है, उदय सागर में जाता है। तो बड़े लंबे समय तक ये समस्या बनी रही क्योंकि वो स्लरी जो है वो बह बह के आती रही। लेकिन जब वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया तो एक नए स्लरी डंपिंग यार्ड की खोज शुरू हुई और घोगुंदा की तरफ वो नया स्लरी डंपिंग यार्ड बना। स्लरी में केवल स्लरी नहीं होती, जब आप पत्थर को काटते हैं तो बहुत सारे केमिकल्स भी काम में लेते हैं, वो जो सारा कुछ स्लरी के साथ जो केमिकल्स है वो भी वहीं डिपॉजिट होता है। तो ये जो पानी के अंदर मैं जो फिर से कह रहा हूँ टॉक्सिसिटी बढ़ाना, पानी के अंदर विषैलापन बढ़ाना, ये तो स्लरी करेगी। लेकिन स्लरी के पार्टिकल इतने छोटे होते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, वो जो भूजल की शिराएँ हैं उनको भी क्लो करेगी। तो स्लरी का बहना, स्लरी का किसी जल स्रोत में बहना, स्लरी का प्रवाह होना, ये पूरा जो हमारा वाटर रिजीम है उस पर दुष्प्रभाव डालेगा और इसीलिए जो भूजल का पुनर्भरण है उस पर असर करेगा। एक बात और, जब आप पहाड़ियों में स्लरी का डिपोजिशन करते हैं और जब गर्मी पड़ती है तो ये जो स्लरी के पार्टिकल्स हैं ये हवा में उड़ते हैं और ये हवा में उड़ के आपके नीचे के तापक्रम को बढ़ाते हैं। और यही नहीं, ये स्लरी के महीन पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स श्वसन के थ्रू आपके अंदर भी जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा खतरा स्लरी की डंपिंग का है और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि हम अपने जलग्रहण क्षेत्र में जहाँ से पानी बह के आता है उसके अंदर डंपिंग कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे चित्रकूट नगर की पहाड़ियों में भी शहर से ऊपर, शहर नीचे और ऊपर गंदगी का स्रोत, वहाँ पे डंपिंग। और अभी भी जो हमारा जो खास जलग्रहण क्षेत्र है जहाँ से हमारी मद्दार की झील में पानी पहुँचता है, उदयपुर की झीलों में पानी पहुँचता है, वो हमने डंपिंग कर दिया। इसके तरीके वैज्ञानिक तरीके हैं, वो कर सकते थे वैज्ञानिक तरीके से थे कि एक बूंद भी वहाँ से स्लरी का वहाँ से प्रवाह नहीं हो। लेकिन जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं, एक बार जगह का लोकेशन होने के बाद कोई ध्यान नहीं देता और फिर बरसों तक ये समस्या बनी रहती है। और मुझे बहुत बड़ा डर है कि उदयपुर के वाटर रिजीम को एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव स्लरी के माइक्रो पार्टिकल से पहुंचेगा। अनिल जी, झीलों की गुणवत्ता अच्छी रहे इसके लिए शहर के लोग, जिनमें आप भी शामिल हैं, लगातार संघर्ष तो करते आए हैं और बहुत सारे लीगल बैटल्स और दूसरे बैटल्स भी आपने जीते हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं ख़त्म नहीं होती। क्या क्या हर्डल्स थे जिन्हें तो आपने पार कर लिया और क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जो अभी भी बची हुई हैं, बनी हुई हैं और जिन्हें पार पाया जाना झीलों को बचाए रखने के लिए, झीलों को अच्छा रखने के लिए ज़रूरी हैं? देखिए, बहुत काम हुआ यहाँ पर और मुझे लगता है कि वो जो हमारी एक नागरिक शक्ति है यहाँ की, या जो स्वैच्छिकता है उसके कारण से हुई। जब मैं इसका इतिहास देखता हूँ तो उदयपुर में इतनी बड़ी झीलें, इतना बड़ा झील तंत्र होने के बावजूद भी झीलों के लिए अलग से, उसके गवर्नेंस के लिए, उसके मैनेजमेंट के लिए कोई एक संस्था नहीं थी। तो बड़ी कोशिश करने के बाद उसमें खासतौर से झील संरक्षण समिति ने जिस तरह की मेहनत की, उसके कारण से हमारे झील विकास प्राधिकरण की एक तरह से स्थापना यहाँ पे हुई। तो ये एक बहुत बड़ा काम हुआ कि हमने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म बनाया कि झीलों का प्रबंधन हो जाए। लेकिन वो प्रबंधन के लिए जो हमने व्यवस्था बनाई वो बन तो गई, लेकिन उसका फील्ड पर क्रियान्वयन, उस प्राधिकरण का पूरा तरह से क्रियाशील होना, वो अभी तक रुका हुआ है। तो एक तो बड़ी बात हुई कि हमने एक संस्थागत व्यवस्था, एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म झीलों के लिए बना दिया। दूसरा, बहुत कोशिश हुई कि झीलों के आसपास जिस तरह से निर्माण हो रहे थे उन निर्माणों पे कोई एक विधिक रोक लगे। तो हमारे साथ के लोग न्यायालय में गए और न्यायालय से ये आदेश हुआ कि झीलों के जो आसपास है उसका जो इमीडिएट कैचमेंट एरिया है उसके अंदर अब निर्माण नहीं हो सकते, व्यावसायिक निर्माण नहीं हो सकते। उसमें ये बात भी थी कि पहाड़ियों को काटा नहीं जाए क्योंकि पहाड़ियों से ही तो पानी आता है। वो निर्णय उसके अंदर हो गया। एक सीवरेज सिस्टम का निर्माण हो ताकि झील के अंदर किसी तरह का सीवर नहीं गिरे। झील का जो जलग्रहण क्षेत्र है उसके अंदर किसी उद्योग की स्थापना नहीं हो, तो उसके लिए भी मना आ गया। क्योंकि झीलों का पानी पेयजल के लिए काम आता है, तो इसके पेटे में खेती नहीं हो, उसके अंदर केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं हो, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं हो, हर्बिसाइड का इस्तेमाल नहीं हो, वो निर्णय भी हो गए। और सबसे बड़ी बात एक जन जागृति, लोगों की एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग, एक जुड़ाव झीलों के प्रति, वो भी बना। ये पड़ाव तो सारे पार हो गए, लेकिन उसके आगे चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जिस तरह का मैंने जो आपसे पहले कहा, जिस तरह की व्यवस्था है, जिस तरह का तंत्र है, हम चाहते हैं कि हमारा घर झील किनारे हो, हम चाहते हैं कि हमारा होटल झील के किनारे हो, हम झील के अंदर वाटर स्कूटर चलाएं, झील के अंदर हम क्रूज चलाएं, झील के अंदर हम मोटर बोट्स चलाएं।
कुल मिला के ये हम कहीं न कहीं भूल रहे हैं इस विकास की पूरी रफ्तार में कि अगर झीलें नहीं तो हम नहीं हैं। अगर आपने झीलों को ख़राब कर दिया तो आप खुद का स्वास्थ्य तो आपका ख़राब हो नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी जेनेटिकली आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये जो चुनौती अभी है, जिस तरह से दबाव है झीलों के ऊपर और हर व्यक्ति की अपनी एक लालसा है कि मैं पैसा कमाऊँ झीलों से, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। जिस कारण मुझे ये भी लगता है कि प्रशासनिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी एक तरह की जनजागृति, एक तरह की जागृति की फिर से ज़रूरत है कि हम उनको समझा सकें कि देखिए आप जो कुछ कर रहे हैं, आपका एक कल्पना होगी कि हम शहर के लिए अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में आने वाली पीढ़ियों के लिए, उदयपुर के सुखद भविष्य के लिए ठीक होगा या नहीं होगा। वो मुझे लगता है कि वो हमारी कहीं कहीं से एक कमी है। उसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि उदयपुर की एक अच्छी स्वैच्छिकता की यहाँ पे भावना रही है, उदयपुर की नागरिक शक्ति बहुत मजबूत है। तो धीरे धीरे लगता है कि हम समझाने में सफल होंगे लोगों को, कि ये समझाने में कि झीलों का बना रहना, झीलों के जल की गुणवत्ता का बना रहना और झीलों की सीमाओं को बना रहना। सीमाओं से मैं आपके साथ एक बात और करना चाहता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने भी देखी और उदयपुर के लोग तो जानते हैं कि पिछोला का जो फैलाव था जल का कितना बड़ा था, या फतेह सागर के जो जल का फैलाव था कितना था। लेकिन 2010 के बाद से हमने झीलों की सीमाओं को बदला और मुझे बहुत दुख है इस बात को कहने में कि जो झील हमारी पिछोला 6.5 वर्ग किलोमीटर की थी, आज लगभग 4.5 वर्ग किलोमीटर की बच गई। जो हमारी फतेह सागर थी वो लगभग 4.5 स्क्वायर किलोमीटर की थी, उससे घट के वो 2.25-3 स्क्वायर किलोमीटर की रह गई। हमारे जो प्राकृतिक प्रवाह के नाले थे वो ख़त्म हो गए। हमारी जो छोटी झीलें हैं, जिनको मैंने कहा उदयपुर के अस्तित्व का आधार है, क्योंकि वो झीलें जब बरसात नहीं होगी तब तो भूजल का पुनर्भरण करेगी, और जब बरसात होगी तो पानी को रोक के फ्लड को मोडरेट करेगी। हमने बहुत सारे जो हमारे तालाब थे, जो उदयपुर के इकोसिस्टम के आधार थे, उदयपुर की जो जल समृद्धि के आधार थे, उन बहुत सारे छोटे तालाबों पे कोलोनाइजेशन कर दिया, उनको ख़त्म कर दिया। तो ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये बात हर नागरिक के मन में जब पहुँच जाएगी कि देखिए मुझे किसी जल स्रोत को ख़राब नहीं करना, उसकी मिट्टी को पाट कर उसके ऊपर सड़क नहीं बनानी, उसके ऊपर कॉलोनी नहीं बनानी, उस पर मकान नहीं बनाना है। और अगर झील जितनी प्राकृतिक रहेगी तभी तो लोग देखने आएंगे। कोई बड़ी होटल देखने तो आता नहीं यहाँ पर। तो क्या हम झील से दूर कोई इस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं और झीलों को का जो नैसर्गिक स्वरूप है उसको कायम रख सकते हैं। तो जो आपने चुनौती के संदर्भ में कहा, मुझे लगता है कि ये चुनौती भी है, समस्या भी है, निराशा भी है कि इतने सारे प्रयासों के बाद, इतने सारे स्वैच्छिक आंदोलनों के बाद, इतने सारे लीगल बैटल्स के बाद भी जो हम देखते हैं कि अदृश्यपूर्ण तरीके से झीलों के साथ आघात होता है। तो ये चुनौती है और हम सोचते हैं कि हम मेहनत करेंगे, लोगों को समझाएंगे, शासन को समझाएंगे, प्रशासन को समझाएंगे, राजनीतिक व्यवस्था को समझाएंगे, उनसे हाथ जोड़ेंगे कि देखिए भविष्य के लिए हमें उदयपुर की झीलों को बचाना है। थोड़ा सा संदर्भ क्रमशः कुछ झीलों का लेते हैं। फतेह सागर, जिसके बगैर यूँ मान के चलिए कि उदयपुर के किसी व्यक्ति की शाम नहीं होती, या यूँ कहें कि सुबह नहीं होती तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फतेह सागर के आसपास एक तो कुछ सड़कों का भी निर्माण हुआ, चारों तरफ एक तरह से रिंग रोड बन गई है। इसके साथ साथ वहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ, जैसे कछुए किस ज़माने में दिखाई पड़ते थे वो गायब हो गए, परिंदे वहाँ से गायब हो गए, और आसपास जल पर निर्भर बहुत सारी चीज़ें जो कि झील के पानी को स्वस्थ रखने में, निर्मल रखने में काम करते हैं, वो भी गायब हो गए। ये सड़कों का निर्माण और उसके साथ साथ कैचमेंट एरिया में ये सारे जो निर्माण हुए, इनका कितना दुष्प्रभाव पड़ा और इसे कैसे हटाया जा सकता है? तो आपने बहुत ठीक कहा। देखिए किसी भी झील के लिए, उसके जीवित रहने के लिए उसके बायोडाइवर्सिटी का बना रहना बहुत ज़रूरी है, जैव विविधता का बना रहना जरूरी है ना। झील के किनारे जो थोड़ा सा जोन होता है जहाँ पे बरसात के समय तो पानी होगा, लेकिन बरसात के बाद वो पानी कम हो जाता है। ये जो किनारा होता है जिसको हम एक तरह से कहते हैं लिटोरल जोन, वो बहुत बड़ी जैव विविधता का आधार होता है। उसी पे ताकि पक्षी रुकते हैं और वहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं जिसके कारण से झील जीवित रहती है। आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि अगर एक पेड़ की पूरी छाल को हटा दिया जाए तो पेड़ ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। इसी प्रकार अगर आप झील के किनारे की जो ऐसी भूमि है जिसको मैं एक नाम दे रहा हूँ लिटोरल जोन, उसको अगर आप ख़त्म कर देंगे और वहाँ सड़क बना देंगे, एक रेगुलर बाउंड्री बना देंगे, तो सारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं जो झील को जिंदा रखते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। फतेह सागर के साथ भी हमने ये किया और पिछोला के साथ भी हमने ये किया। फतेह सागर के किनारे लगभग 15 से 20 फीट हमने अंदर घुसकर एक रेगुलर रिंग रोड बना दी, और जहाँ पे हैवी ट्रैफिक मूवमेंट होता है, पक्षी के बैठने की जगह नहीं है, कछुए के आने की जगह नहीं है, प्रजनन के स्थान, बैठने के स्थान, उनके जो प्राकृतिक आवास है सारे खत्म हो गए। इसलिए तो ये झीलें क्या हैं, ये जीवन रहित झीलें किसी को जीवन नहीं दे सकती, उदयपुर को जीवन नहीं दे सकती। इस तरह की सड़कों का निर्माण करके हमने रिंग रोड बना के उस पर इतना ट्रैफिक बढ़ा के, और जब ट्रैफिक चलता है तो जो उनके जो प्रदूषक तत्व निकलते हैं, जो एग्जॉस्ट निकलता है, वो भी जाएंगे कहाँ, कन्वर्ज कहाँ होंगे, वो झील में होंगे। तो गुणवत्ता पे असर,
किनारों के खत्म होने से झील की जो अपनी उम्र है, झील का जो अपनी अस्तित्व है उस पर ख़त्म। फिर हम आसपास बहुत सारा डेवलपमेंट के नाम पे डेवलपमेंट के नाम से बहुत सारे काम करें। हम चाहते हैं इस किनारे रोपवे बन जाए, हम चाहते हैं इस किनारे बड़ी पार्किंग हो, सरकारी ऑफिस आ जाएँ, बड़ी कोठियाँ बन जाए। हम क्या कर रहे हैं? तो इतना सब जब आगात आप करते जाएंगे तो मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि झील जो है वो दम तोड़ देगी। वो धीरे धीरे अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया। अभी भी समय है हमारे पास कि हम थोड़ा उसके लिए कुछ करें। देखिए, कोरोना काल में हमने कहा कि हमको ऑक्सीजन चाहिए। क्या झील को ऑक्सीजन नहीं चाहिए? जिस तरह की गतिविधि हम कर रहे हैं, झील को ऑक्सीजन से मुक्त कर रहे हैं। झील को एक तरह से हम उसके अंदर उसका जो जीवन तत्व है उस झील का, खुद के जीवित रहने का, उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। तो फतेह सागर के पास भी यही हुआ, पिछोला के आसपास भी हुआ। छोटे तालाबों को तो मैंने कहा कर दिया। हम पहाड़ियों को काट रहे हैं। हम पहाड़ियों को क्यों काट रहे हैं? देखिए, मैं कई बार कहता हूँ कि पहाड़ पिता है झील का। अगर पहाड़ ख़त्म होंगे तो एक तो जल की जो मात्रा है पूरी जो पहुँचनी चाहिए तालाब में या झील में, वो मात्रा खत्म हो जाएगी। प्रदूषक तत्व भी पहुँचेंगे। आप ये कह नहीं सकते कि हम मानवीय गतिविधि करेंगे और प्रदूषण होगा ही नहीं, असंभव है। मानवीय गतिविधि होने से प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। बड़ी कोठी बनने से, बड़ी होटल बनने से प्रदूषण बढ़ेगा ही बढ़ेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। दूसरा, आप जो पानी का जो प्राकृतिक प्रवाह है, नेचुरल फ्लो रिजीम जो है, उसको पूरा बदल देंगे। तो फतेह सागर को देखिए, मैं कई बार कहता हूँ कि आप किसी भी झील को एक स्विमिंग पूल की तरह डेवलप नहीं कर सकते। इनके जो बांध हैं वो बरसों पुराने बांध हैं। हमें ये पता ही नहीं कि इनकी बांध की वर्तमान क्षमता कितनी है, इनका आंतरिक स्ट्रक्चर क्या है, इनकी मौजूदा क्षमता क्या है, इनके अंदर कहाँ नुकसान हुआ है। हम बांधों के ऊपर भी हर कुछ किए जा रहे हैं। तो कुल मिला के एक जिस दूरदर्शिता से ये झीलें बनी, उसी अदूरदर्शिता से हम झीलों पे आघात कर रहे हैं। तो फतेह सागर के किनारे पे ही हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर ये पहाड़ियों को कटना, पहाड़ियों के निर्माण, किनारे पे इस तरह का मूवमेंट बढ़ाना, पेटे के अंदर सड़कें बना देना, ये सब धीरे धीरे झीलों को नुकसान पहुंचाएगा। और मैं कई बार कहता हूँ कि आपराधिक कृत्य होगा कि हम झीलों की हत्या कर देंगे। अनिल जी, थोड़ी सी बड़ी के तालाब की बात करते हैं। वहाँ दूसरी समस्या है, वहाँ पर बहुत सारे असामाजिक तत्व जाते हैं या कुछ पी के खाकर, और पी कर खाकर बोतलें या जो रैपर्स, इस तरह की चीज़ें झीलों में बिल्कुल प्रसाद की तरह चढ़ाई जा रही हैं। इनका भी बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है। बड़ी के तालाब को लेकर क्या क्या परेशानियाँ हैं और उसको लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, बड़ी जो झील है उसके पहले मैं आपको एक पर्यावरणीय उपयोगिता बताता हूँ। बड़ी का जो इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम, पर्यावरण तंत्र जो है, वो हिमालयन इकोसिस्टम से मिलता जुलता है। कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हिमालय में कभी कोई प्राकृतिक संकट आया, कभी उसकी जैव विविधता को संकट आया, कभी उसके इकोसिस्टम को कोई चुनौती पहुंची, तो एक जीन बैंक की तरह हमारी बड़ी लेक काम करेगी। बड़ी का तालाब आज तक स्वच्छ था, लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि हमारी तो हर जगह हम पहुंचना चाहते हैं, हर जगह होटल बनाना चाहते हैं, हर जगह हम टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते हैं, तो वो हम बड़ी पे भी पहुँचे। जिस महाशीर मछली का मैंने आपको नाम लिया, उसके ऊपर तो न्यायालय ने आदेश कर दिया कि बड़ी के अंदर महाशीर को प्रिजर्व करना है। महाशीर कैसे प्रिजर्व होगी? जब वहाँ पे ये कल्चरल पोल्यूशन, लोगों के पहुँचने का पोल्यूशन कम होगा। तो हमने कई बार कहा कि कम से कम एक झील को तो जीन बैंक की तरह बच रहने दो, एक झील को तो हमारे आधार की तरह बच रहने दो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? बड़ी तक भी पहुँच रहे हैं। इसलिए आप देखिए कि बड़ी के अंदर महाशीर के बचाने के न्यायालय के आदेश के बावजूद महाशीर वहाँ से निकल जाती है। आदेश तो था कि वहाँ महाशीर की मात्रा बढ़नी चाहिए और वहाँ से बढ़ने के बाद उदयपुर की सारी झीलों में बढ़नी चाहिए, वो हम कर नहीं रहे हैं। तो एक जो झील जिस पर हमारा एक तरह से हमारी एक भरोसा था कि हाँ ये झील बची हुई और इस झील के माध्यम से उदयपुर की और झीलों को बचाएंगे, हमने बड़ी के तालाब तक भी पहुँच गए। और बड़ी के तालाब ही नहीं, आसपास के जितने तालाब हैं हम धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं कोशिश करनी पड़ेगी कि हम जो ये घूमना फिरना है या टूरिज़्म है, ये जो सैर सपाटा है, इसको कहीं ना कहीं इकोसेंट्रिक बनाए, पर्यावरण केंद्रित बनाए। और ये करना बहुत आसान है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक पर्यावरण केंद्रित पर्यटन नहीं हो सकता, पर्यावरण केंद्रित मौज मस्ती नहीं हो सकती। अगर आप ले जाए नहीं जाइए वहाँ खाने की कोई चीज़, आप पॉलीथीन का कोई रेपर ही नहीं फेंकें, आप जहाँ लगता है कि यहाँ पक्षियों का प्राकृतिक आवास है उस तरह आप सड़क ही नहीं बनाएं, वहाँ मोटर को जाने नहीं दें, कौन रोकता है? हम तो कर सकते हैं ना। तो यही नुकसान बड़ी के तालाब को, और बड़ी के तालाब ही नहीं, इस पूरे जिसको मैंने आपका उदयपुर घाटी की झीलें सबको उनको पहुँच रहा है। अनिल जी, पिछोला की बात भी करनी ज़रूरी है। पिछोला एक तरह से शहर के पर्यटन का, या यूँ कहें कि पूरे शहर का बोझा ढो रहा है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और पिछोला का सच में बहुत क्षरण हुआ है, इस झील को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। और पर्यटन का चूँकि आधार ही पिछोला के आसपास है, तो लिहाजा पर्यटन को हम हटा दें वो भी संभव नहीं। क्या कुछ वैकल्पिक उपाय हैं जिससे पिछोला बच सके? तो एक तो सबसे बड़ी बात जो हम पर्यटन को केंद्रित रखते हुए करते हैं, मुझे लगता है कि किसी भी पेयजल की झील में मोटर बोट
ईंधन चालित बोट का होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो दोनों झीलों में खूब चल रही दोनों है। जिलों में चल रहा है। उसका जो एग्जॉस्ट निकलता है वो जाता है, एक तेल की परत बनती है, और जब तेल की परत बनती है तो वो जो हवा जो पानी के अंदर जानी चाहिए या जो सूरज की रोशनी जानी चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है किसी झील के जीने के लिए, वो जाना बंद हो जाता है। तो एक तो बहुत बड़ा खतरा है कि हम उसके अंदर बेतहाशा मोटर बोट्स को, इंडिविजुअल बोट्स को, और अभी तो आपने क्रूज के बारे में पढ़ा भी होगा, बड़े बड़े क्रूज, एक्चुअली क्रूज कुछ नहीं हो, 3 मंजिला एक होटल है, क्योंकि आप बाहर होटल नहीं बना सकते, जगह नहीं बची, तो आपने झील के अंदर होटल बनाने की योजना बना ली। कितना बड़ा नुकसान होने वाला। और दूसरा, मैंने आपसे कहा कि ये जो किनारे पर जो सड़कें बनाए जा रहे हैं, आप पीछे जब जाएंगे सिरसरमा की तरफ, तो वहाँ पहले से एक रास्ता था, एक रोड थी, लेकिन हमने झील के अंदर एक रोड बना दी। और झील के अंदर रोड बनाने से ये हुआ, जो मैंने आपसे पहले कहा, कि जो ज़मीन आज से 10 साल पहले झील की मानी जाती थी, वो झील से बाहर हो गई और वहाँ पे निर्माण शुरू हो गए। मैं फिर से रिपीट करूँगा कि जैसे पेड़ की छाल हटने से पेड़ खत्म होता है, ये पिछला झील भी खत्म हो जाएगी। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि झील के ऊपर जो ये पर्यटन का दबाव है, ख़ासतौर से जो ये वाटर स्कूटर्स और मोटर बोट्स, ये तुरंत रोक देना चाहिए। हम चप्पोली नाव ले सकते हैं, उससे टूरिस्ट ज़्यादा आएंगे, यहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। हाँ, रेस्क्यू के लिए हम 1-2 बोट रख सकते हैं। जिन होटल वालों के पास रास्ता है सड़क से जाने के लिए, वो क्यों बोट चलाना चाहते हैं अंदर, वो भी रुकना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात है कि पिछोला के आसपास हैबिटेशन बहुत है, और उस कारण से बहुत सारा जो गंदगी है वो झील में जाती है। तो वहाँ पे भी मोहल्ला वाइज ये जागृति हमको लानी पड़ेगी कि भाई देखिए, हमारे घर का कचरा, हमारे घर की गंदगी तालाब में नहीं जाना चाहिए। चूँकि एविटेशन ज़्यादा है, टूरिस्ट का प्रेशर भी ज़्यादा है, होटल्स भी ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो सीवर है ये अंदर प्रवेश कर जाता है, उसे रोकना पड़ेगा। उसे रोकने के लिए, चूँकि सीवर सिस्टम तो हमने बना दिया, अंदर की जो लाइन हमने डाली थी वो भी अब हट रही है, जाके प्रशासन को ये जागृति आ गई है, निगम को जागृति आ गई है। लेकिन इसका पूरा जो मॉनिटरिंग है, तो झील के हर हिस्से पे उसको एक पर्टिकुलर सीवरेज जोन का नाम देके वहाँ पे कार्मिक होना चाहिए, उसकी पूरी व्यवस्था बननी चाहिए। उसके साथ एक मोहल्ला कमेटी भी होनी चाहिए जो ये ध्यान रखे कि देखिए, ये पीने का पानी, इसमें जहर नहीं जाना चाहिए, थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने पर ठीक करें, थोड़ा सा भी कहीं ब्लॉकेज हो गया, रुकावट हो गई, तो उसको ठीक कर ले। तो झील के आसपास एक बहुत बड़ी उसकी जो प्रबंधन की, सीवरेज सिस्टम की मरम्मत की, लोगों के इन्वॉल्वमेंट की, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। अन्यथा पिछुला के बारे में भी, जो मैं हर झील के लिए कह रहा हूँ, पिछुला का जो खास तौर से जब आप घनघोर घाट के इस तरफ का एक क्षेत्र देखते हैं, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। जब कभी आप जाएंगे तो वहाँ पे पानी इतना सड़ांध मारता है। बहुत सारे हमारे तीज त्यौहार होते हैं, खाना बच गया, मीट बच गया, कुछ भी बच गया, हम उसको पानी के अंदर फेंक देते हैं, पॉलीथीन की थैली में रैप करके फेंक देते हैं, वो सड़ता है वहाँ पर। और पिछुला तो, जिसको मैंने आपसे कहा कि जो उसके कई हिस्से ऐसे हो चुके हैं जहाँ पे लगभग पानी के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, इसलिए मछलियाँ मर जाती हैं वहाँ पे। तो पिछुला की स्थिति खराब है। लेकिन जो मॉडल आपको बता रहा हूँ, किनारे बचाना, पक्षियों के प्राकृतिक आवास बचाना, ये जो कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, रेपर्स, ये सब जो जाना उसको रोकना, घर की गंदगी उसके अंदर जाने से रोकना, और सबसे बड़ी बात, झील के अंदर पानी की सतह पर इस तरह की गतिविधियाँ जो पानी को प्रदूषित करती है, उसको रोकना चाहिए। अन्यथा पिछुला भी एक बहुत बड़े संकट में है, उसकी स्थिति खराब है। अनिल जी, जाते जाते उदयपुर के तमाम लोगों को क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि 3 स्तर पर हम सभी लोगों को प्रयास शुरू करना चाहिए। जैसे आप कह सकते हैं कि मैं उसे 3 P के रूप में कहता हूँ। एक पर्सनल लेवल पे, और पर्सनल लेवल का प्रयास ये हुआ कि मैं अपने घर से संकल्प लूँगा, मेरा परिवार संकल्प लेगा, एक तो मैं पानी की खपत कम करूँगा। कि जब आप पानी की खपत कम करते हैं, पानी का वेस्टेज कम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप झीलों का पानी बचाते हैं, भूजल बचाते हैं, और बहुत आसान है वो। आप विज्ञापन देखते हैं, टीवी पे आता, सब जगह आता है कि हम शेव कर रहे हैं या बर्तन साफ कर रहे हैं तो पानी का नल चलता रहता है, उसको बंद कर सकते हैं। क्या हम अपने घर में जो RO लगा है, उसका जो वेस्ट वाटर निकलता है, रिजेक्ट वाटर निकलता है, उसको पुनर्उपयोग कर सकते हैं? क्या अपने नल के ऊपर, जिसको हम एरेटर बोलते हैं, मिस्ट लगा सकते हैं, जिससे हमारी 60% पानी की खपत कम हो जाए? क्या संभव हो तो हमने घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं? हमारे घर पे जो मेहमान आते हैं उनको हम पूरा गिलास भर के पानी देते हैं, वो एक घूंट पानी पीते हैं और उसको छोड़ देते हैं, वो पानी वेस्ट जाता है। क्या, जिसको हम बोलते हैं कटिंग वाटर, कि क्या जितनी आवश्यकता उतना ही पानी दें, ऐसा हम कर सकते हैं? क्या हम फूड वेस्टेज कम कर सकते हैं? देखिए, 1 किलो गेहूं के उत्पादन में 1200 से 1500 लीटर पानी लगता है। 1 किलो चावल के उत्पादन में 2500 से ज़्यादा लीटर से ज़्यादा पानी लगता है। 1 कप चाय जब आप पीते हैं तो 40-50 लीटर पानी लग चुका होता है, क्योंकि उसके उगने से आपके घर तक आने में और फिर बनने में। ऐसी बहुत सारी जगह, अगर हम फूड वेस्टेज कम कर दें अपने घर में, तो पानी की खपत कम होगी। और मैं सिर्फ उदयपुर के संदर्भ में नहीं कर रहा हूँ, इसका एक पूरा ग्लोबल इम्पैक्ट होगा। तो पहले हम शुरू करेंगे पर्सनल लेवल पे। मैं जब जाता हूँ झील किनारे, तो मैं अगर कचरा प्रोड्यूस करता हूँ तो अपनी जेब में वापस रख के ले आऊँगा। मैं ये प्रण करता हूँ कि भाई
मैं झील के किनारे किसी पहाड़ी को के काटने में सहभागी नहीं बनूंगा, उसको मौन स्वीकृति भी नहीं दूंगा, उसकी सहमति भी नहीं दूंगा। ये पर्सनल लेवल पर, ये आम नागरिक सब लोगों के लिए कि हम पर्सनल लेवल पर एक संकल्प करें कि मैं, चूँकि झीलें मेरे जीवन का आधार है। देखिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, माता भूमि पुत्रोम पृथ्वीया। हमारा जो संबंध है वो प्रकृति के साथ कैसा है, वो माता और पुत्र जैसा है। और जब माँ होती है वो बच्चा उससे लेता है, कोई दूध लेता है और बड़ा होता है, उसका शोषण नहीं करता, उसको खून नहीं पीता। यही संबंध हमें पर्सनल लेवल पर सोचना पड़ेगा कि जो जल स्रोत हैं, झीलें हैं, भूजल है, सतही जल है, उसका संबंध मेरे साथ, उनके साथ एक उपभोक्ता और एक उत्पादक का नहीं है, एक कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का नहीं है, ये एक कमोडिटी नहीं है, ये एलिक्सिर ऑफ लाइफ है, ये मेरे जीवन का तत्व है, मेरे जीवन का आधार है, ये मातृत्व है। ये संकल्प पर्सनल लेवल पर लेना और संकल्प को भी परिणित करना, एक्शन में लेना। तो एक तो मुझे लगता है कि पर्सनल लेवल पे हमें सबको, यानी झीलों को माँ माना जाए। झीलें माँ हैं, झीलें माँ ही हैं, उनको माँ के स्वरूप में हमें देखना पड़ेगा, मातृवत देखना पड़ेगा। तो एक तो हमें लगता है कि पर्सनल लेवल पे हम लोग अपना कमिटमेंट शुरू करें कि व्यक्तिगत स्तर पर मैं तो पानी की खपत कम करूँगा, फूड वेस्टेज कम करूँगा कि उसका संबंध पानी के साथ है। और तीसरा, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे झीलों के अस्तित्व को, झीलों के आंचल को, इस माँ के आंचल को नुकसान पहुँचे। तो एक पहला काम करना पर्सनल लेवल पे। दूसरा मैं इसको कहता हूँ, इसको हम प्रोफेशनल लेवल पे ले जाएं। और प्रोफेशनल लेवल का स्तर मतलब ये हुआ कि जैसे आपने संकल्प लिया और आप इस दफ्तर में आते हैं, आकाशवाणी में आते हैं, प्रसार भारती में आते हैं, तो यह बात आप सबसे कहेंगे। इस दफ्तर में भी जहाँ मैं काम करता हूँ, चाहे मैं किसी ऑफिस में काम करता हूँ, किसी कॉम्प्लेक्स में काम करता हूँ, मेरी खुद का कोई फैक्ट्री है, मेरी कोई बड़ी इंडस्ट्री है, मेरा कोई शोरूम है, जहाँ पे भी मैं हूँ, वहाँ मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ से कचरे का प्रोडक्शन कम हो। क्योंकि जो भी कचरा निकलता है, देखिए ये पूरा एक जल सिस्टम है, पूरा बड़ी मदार से लेके उदय सागर, उससे आगे जाए तो वल्लभ नगर तक, है ना। जो भी कुछ मैं निकालता हूँ कचरा कहाँ जाएगा। तो मैं अपने घर के कचरे का नियंत्रण, अपने ऑफिस के कचरे का नियंत्रण, अपने घर स्वयं के स्तर पर, ऑफिस के स्तर पर, व्यावसायिक स्थल के स्तर पर मैं कचरा भी नहीं करूँगा और पानी को भी बचाऊँगा। और ये एक व्यापक चर्चा में लेके आऊँगा कि झीलें मात्र होते हैं, पानी मात्र होते हैं, ये जीवन का तत्व है, ये कमोडिटी नहीं है। इसकी ये इनवैल्यूएबल है पर ये वैल्यूलेस नहीं है। इस तरह के विचार हमको, इस दृष्टिकोण को व्याप्त करना पड़ेगा। और जब हम दो पी पे हम पहुँच जाएंगे तो तीसरा पी आता है पब्लिक के लेवल पे। और फिर हमको आगे बढ़कर जन जागृति, मैं अपनी बावड़ी पे जाऊँ, अपने आसपास की बावड़ी पे जाऊँ, अपने आसपास के जल स्रोत पे जाऊँ, पिछुला पे जाऊँ, फतेह सागर पे जाऊँ, रूप सागर पे जाऊँ, नेला पे जाऊँ, फूटा तालाब पे जाऊँ, जोगी के तालाब पे जाऊँ, मंडोपा पे जाऊँ, मैं जाऊँ वहाँ पर, तितरडी के तालाब पे जाऊँ, सब जगह जाऊँ। और वहाँ लोग मिलके, जो भी हम लोग आते हैं, एक छोटा सा समूह बना के, बिना किसी अवार्ड की लालसा से या बिना किसी राजनीतिक लालसा के, एक सामाजिक अभिलाषा से, क्योंकि पानी का काम एक सामाजिक कार्य, इट्स सोशल वर्क है ना, उससे मैं वहाँ पे थोड़ी बहुत भी गंदगी है उसको हटाऊँ और लोगों में ये चेतना फैलाऊँ कि देखिए झीलों को बचा के रखना जरूरी है। उदयपुर में भी और पूरे देश में भी एक संगठन है पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, वो इसी आधार पर उसने काम करना शुरू किया और लोगों में असर भी आ रहा है। तो अपने जल स्रोत, चाहे वो ट्रेडिशनल जल स्रोत हो, चाहे अभी बाद में बने हो, 3 स्तर पर, पर्सनल लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर, प्रोफेशनल से मेरा मतलब इतना सा जहाँ आपका व्यवसायिक स्थल है, और पब्लिक के स्तर पे हम एक सहमति, और ये जब बनेगा ना तो प्रशासनिक स्तर पे भी, राजनीतिक स्तर पे भी हर जगह अंतर आएगा। और दूसरा मैं ये भी सोचता हूँ कि हम सभी लोगों को पानी की गुणवत्ता के बारे में, झीलों की सीमाओं के बारे में, झील के इकोसिस्टम के बारे में, इस पूरे हाइड्रोलॉजिकल सिस्टम के बारे में हमारी अपनी जागृति बढ़ाना चाहिए। आज से 500 साल पहले तो कोई बहुत बड़े लोग पढ़ के नहीं आए थे, उन्होंने इतनी बड़ी संरचना कैसे बना दी जो वैज्ञानिक आधार पर बनाई। हमारे उस जो विज्ञान का आधार था, उस काल का, उस विज्ञान के आधार को पुनर्जीवित करना है, पुनर्स्थापित करना है। ऐसा हम कर पाएँ तो उदयपुर को नहीं सिर्फ आज के लिए बचाएंगे, आने वाले हजारों साल के लिए बचा पाएंगे। डॉक्टर अनिल मेहता, आपका हृदय से आभार।